नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आपके पहले अध्याय की बातचीत कर चुके आपकी 9th क्लास के अंदर, क्लास 9th विषय भूगोल समकालीन भारत जो कि आपकी समकालीन भारत की जो फर्स्ट किताब है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति और आकार और विस्तार का जो प्रश्न था उसके सब की बातचीत अपन कंप्लीट कर चुके। अब अपन आपके दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अब इस भारत के भौतिक स्वरूप के चैप्टर के अंदर कितने इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर रहते हैं उन सब की बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ओके। अब पहले तो इस अध्याय का अर्थ समझना जरूरी है कि अपन इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत। ठीक है, भारत एक देश है। ठीक है, भारत एक देश है। अब भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्राकृतिक, भौतिक का मतलब तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक। ठीक है, स्वरूप का मतलब इसकी बनावट कैसी है। स्वरूप का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी बनावट कैसी है, किस तरीके से पहाड़ है, किस तरीके से मैदान है, कहाँ कहाँ मैदान विस्तृत है, मैदानों का निर्माण किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीज। यानी अपने इस भारत देश के अंदर प्राकृतिक रूप से भारत की क्या बनावट है वो अपने इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो अध्याय, पहले अध्याय के जो वीडियो और पहले अध्याय के जो टेस्ट के वीडियो है वो देखने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है लक्ष्य क्लासेस बालोतरा करके। यहाँ आपको होम दिख रहा है, होम के पास वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो के पास में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, जितनी भी क्लासें मैंने ले रखी है। तो यहाँ आप व्यू प्लेलिस्ट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th समकालीन भारत 1। इसको व्यू प्लेलिस्ट आप करके ऐसे ओपन करोगे ना तो आपके सामने एक प्रत्येक वीडियो की एक पूरी लिंक खुल जाएगी लंबी सी। ठीक है, तो यहाँ पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, उसके बाद में टेस्ट की इंफॉर्मेशन, फिर आपका यहाँ पे ये टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद में अभी अपना मैं जैसी क्लास लेके ये अपलोड करूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलो अपन शुरू कर लेते हैं अपने अध्याय की। जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चलो इसको पूरी तरीके से जानते हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। विभिन्न का मतलब भिन्न भिन्न, स्थलाकृतियों का मतलब धरती पे बनी हुई आकृतियां। ठीक है, आप किस प्रकार के भूभाग के क्षेत्र में रहते हैं, तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं। तो जैसे मैं बालोतरा के अंदर रहता हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये कैसा क्षेत्र हो गया, ये एक तरीके का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है वो क्या है, मरुस्थल है। ठीक है ना, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते, अब देखो, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। अब देखो, आप जिस स्थान से रहते हैं वो कोई ना कोई तो होगा। अब कुछ बच्चे जो भी हैं मैदानी क्षेत्र से रहते होंगे, कुछ लोग हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते होंगे तो वो घाटियों से और ढलानों से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत। अब देखो हमारे यहाँ कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती है, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सारी आकृतियां पाई जाती हैं। अब देखो ये एक एक अंदर समझ लेते हैं। तो देखो पर्वत क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करें पर्वत की। पर्वत क्या होता है, देखो इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। यानी पर्वत के ऊपर का भाग जो होता है वो तीखा होता है। ठीक है ना, ऊपर का भाग जो होता है वो तीखा होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पर्वत के ऊपर का भाग जो होता है वो तीखा होता है, लेकिन इसकी ढाल जो होती है, इसकी ढाल जो होती है वो तीव्र होती है। ठीक है ना, इसकी ढाल क्या होती है, तीव्र होती है। यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा इधर साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ओके, मैं इधर साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, अपने को क्या समझना है, अपने को समझना है पर्वत के बारे में। ठीक है, तो ये लो,
ये पर्वत इस तरीके का बना होता है। अब पर्वत की परिभाषा क्या होती है कि पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है वो तीखा होता है, ऊपर से क्या होता है, बिल्कुल त्रिकोण होता है, और इसकी जो ढाल होती है वो तीव्र ढाल होती है। ढाल क्या होती है, तीव्र होती है। ऐसी कोई भी आकृति बनी हुई है तो वो क्या कहलाएगी, पर्वत कहलाएगी। उसके बाद में पहाड़ी, पहाड़ी और इसकी जो हाइट होती है वो अधिक होती है। हाइट क्या होती है, अधिक होती है। अब पहाड़ी में डिफरेंट क्या है, पहाड़ी के अंदर जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है, बाकी वो भी तीखी होती है और इसके अंदर भी तीव्र ढाल होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पठार। पठार है वो समतल भूमि नहीं होती, थोड़ी ऊपर उठी हुई भूमि होती है और ऊपर से चपटी होती है, कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं और ऊपर से क्या होती है, चपटी होती है। जैसे ऊपर माल का पठार, ठीक है, भोराट का पठार, ठीक है, देशहरों का पठार, ये सारे भोमट का पठार, ठीक है, ये सारे पठार अपन पढ़ेंगे। तो ये ऊपर ऊपर से क्या होता है, ये ऊपर से सपाट भाग होता है, ऊपर से सपाट होता है और समतल भूमि से थोड़ी ऊपर उठी हुई भूमि होती है। यानी जैसे देखो यहाँ ये समतल भूमि है तो इससे ये ऊपर उठी हुई भूमि है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया। उसके बाद में द्वीप। द्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, चारों ओर पानी हो, वो द्वीप कहलाता है। और एक शब्द और समझ लो, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ऐसा क्षेत्र जिसके तीनों ओर पानी हो, क्या हो, तीनों ओर पानी हो। जैसे आपके भारत की बात करें तो भारत के तीनों ओर पानी है। जैसे ये भारत के नीचे वाला पार्ट है तो यहाँ पे कौन सी है, बंगाल खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है, और यहाँ आपका अरब सागर। तो भारत के इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी, तो कितनी और पानी है, तीन और पानी है। तो भारत को द्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। और ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो वापस आ जाओ इधर। आप ये सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषता तथा उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न आता होगा कि भाई साहब इन आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, या ये पठार किस तरीके से बने, ऐसा प्रश्न आता होगा। अब ये कैसे बने इनके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैल पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ। अब जो ताजमहल बना हुआ है वो बिल्कुल सफेद है, और संगमरमर भी क्या होता है, बिल्कुल सफेद होता है। सफेद पत्थर जो होता है उसे संगमरमर कहा जाता है, ठीक है। एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्छावस को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्छावसों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। देखो, अपक्षय, अपर्दन यानी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाना। निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब, अब मैं दोनों चीज आपको ये शब्द बता देता हूँ कि भाई अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है और निक्षेपण क्या है। देखो, अपक्षय का मतलब होता है, अपक्षय और अपर्दन एक ही चीज है कि भाई जो मिट्टी है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाएगी। अब किन चीजों से जाएगी, एक तो जाएगी हवा से और दूसरी किससे जाएगी, पानी से। भाई बारिश होगी तो पानी में बह करके जाएगी। तो ये तो अपक्षय और अपर्दन हो गया। उसके बाद में निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि भाई ये यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है और यहाँ से बहती हुई ये यहाँ से हुए यहाँ जा रही है, ठीक है। तो अब ये नदी यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से अपने साथ में कंकड़ पत्थर उठाएगी, इन कंकड़ पत्थर को लेकर के ये अपने साथ में लाती लाती यहाँ जमा देगी, या फिर यहाँ पे जमा देगी, या फिर ये यहाँ पे जमा देगी। तो जो नदी यहाँ से कंकड़ पत्थर अपने साथ में लेके आई थी, इनको यहाँ पे जमा रही है, यहाँ पे जमा रही है और यहाँ पे जमा रही है। तो ये जो जमकर स्थितियां बनी है, इसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निक्षेपण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आगे देखो, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की
व्याख्या करने की कोशिश की है, इसकी कोशिश की है। इसी तरह एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अब अपने भूगोल के अंदर ये चीजें कैसे बनी, किस तरीके से निर्मित हुई, इसके लिए एक सिद्धांत चलता है जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को आगे देखते हैं। ओके, अब ये प्लेट बनी होती है, ये ऊपरी जमीन की प्लेट है। ठीक है, ये मेटल है। ठीक है, ये ऊपरी प्लेट है। अब देखो होता क्या है कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं। देखो ये प्लेट आपस में, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। अब ये तो इधर नीचे आ रही है, ये इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार क्या होती है, एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इधर से आ रही है और ये प्लेट आपस में टकराती है। ठीक है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से, जैसे देखो ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आ रही है इधर से और ये आ रही है इधर से। अब यहाँ पे मेटल, यहाँ पे मान लो आपके लावा है या इनके नीचे लावा पड़ा है। लावा ये कोशिश कर रहा है कि मेरे को जैसी जगह निकलेगी, जगह मिलेगी, मैं बाहर जाने की कोशिश करूंगा। गर्म पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी जो अंदर है वो गर्म है और अंदर पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लावा पड़ा है, तो वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे बाहर जाना है। तो ये प्लेटें आपस में गति करती है। जब इन प्लेटों के आपस के अंदर टकराव होता है तो जो प्लेट मजबूत होगी वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी और जो कमजोर होगी वो नीचे दब जाएगी। तो जब एक प्लेट नीचे दब करके दूसरी प्लेट ऊपर जाती है तो इस लावे को जगह मिल जाती है बाहर आने के लिए। यहाँ से ये लावा अचानक से बाहर आता है और यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है जबरदस्त। ठीक है, और ज्वालामुखी के अंदर लावा बाहर आता है और फिर धीरे धीरे लावा ठंडा होकर के किसका निर्माण करता है? पहाड़ और पर्वत का निर्माण करता है, साथ में पठार का निर्माण करता है। अगर पर्वत और पठार का निर्माण हुआ तो आपके मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वहां से नदियां निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखो प्लेट की विभिन्न गतियां। और अभी यहाँ पे देखो प्लेट विवर्तनिक की दिशा। अब देखो यहाँ पे ये देखो प्लेटें दे रखी है, यूरेशियन प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। देखो इनकी तो गति सब एक तरफ है, लेकिन इस तरफ देखो ये इधर गति इसकी भी है और इधर गति इसी भी है, तो ये कभी कभी टकराती है। तो यहाँ कभी कभार क्या होता है, भूकंप आते हैं। यहाँ देखो ये दे रखा है इसने कि विनाशकारी प्लेट सीमा, देखो ये विनाशकारी प्लेट सीमा, तो यहाँ पे भूकंप भी आते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। और यहाँ पे देखो ये पूरी दे रखी है, यहाँ पे भी विनाशकारी प्लेट है, क्योंकि देखो इधर से प्लेट आ रही है, ये देखो इधर से तीर आ रहा है और इधर से भी तीर जा रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये तीर आ रहा है यहाँ से और ये तीर भी जा रहे हैं, ये तीर भी जा रहे हैं। अब इधर से जाने वाली प्लेट आपस में इधर जाएगी और आपस में यहाँ पे टकरा देगी, तो एक खतरनाक विस्फोट होगा, जिससे क्या होगा कि किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे देखो 3 वर्गों में विभाजित किया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभी सारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। अब जो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है, ऐसे ये प्लेट भी नजदीक आती है, ये प्लेट भी नजदीक आती है, तो इनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, एक सीमा का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? अभिसारित सीमा कहा जाता है। ठीक है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। अब देखो एक प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर जा रही है, तो ये दोनों दूर जा रही है, तो इनके बीच में जो बल पैदा होगा या जो गति पैदा होगी या सीमा जो पैदा होगी वो किस तरीके से होगी? अपसारित सीमा होगी। तो ये तो होगी अभिसारित, ये वाली अभिसारित। ठीक है, और ये जो है वो है अपसारित। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा कर टूट जाती है या प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती रहती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी गति के कारण हुआ है। ठीक है, आगे देखो
क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रक्रिया, ये किस तरीके से भूकंप आता है, किस तरीके से पहाड़ बनता है, वो थोड़ी समझा देता हूं। इधर देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे बना लेते हैं, हेलो, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी के, भाई ये जो है सब ऊपरी भाग है, ठीक है, ये यहाँ तक मान लो पृथ्वी गोल है, तो गोल गेंद की तरह है, तो मान लो कि ये जो भाग है ये बिल्कुल रेत कंकड़ पत्थर सारा है, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी के अंदर की बात करें, अब पृथ्वी गोल की तरह, गेंद की तरह गोल है, और पृथ्वी के अंदर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्म पदार्थ पड़ा है, जिसे अपन लावा कहते हैं। और ये जो लावा है ये हमेशा कोशिश करता है कि मुझे विस्फोट होकर बाहर निकलना है। तो लावा कहाँ से बाहर निकलेगा? जहां पृथ्वी के ऊपर कोई भी सतह कमजोर होगी। अब ये लावा यहाँ पड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें घूमती है आपस में। अब ये प्लेटें इस तरीके से गति करती है और इस तरीके से भी गति करती है, ठीक है, कई इस तरीके से गति करती है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के आपस में टकराती है तो यहाँ कोई ना कोई जगह हो जाती है, भूकंप आ जाता है, दरार ठेठ यहाँ लावा तक पहुंच जाती है। तो लावा को रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। और कोई भी, जैसे आप एक गुब्बारे के अंदर पानी भरते जाओगे, पड़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट जाएगा। तो यही सेम पृथ्वी के अंदर ही। तो यहाँ से जस्ट लावे को पता चला कि यहाँ से रास्ता है बाहर जाने का, तो लावा धड़ाम से यहाँ ज्वालामुखी करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से इसका विस्फोट हुआ ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी का क्या हो गया? एक खतरनाक विस्फोट हुआ। अब इस ज्वालामुखी के अंदर जो जबरदस्त तरीके से जो पदार्थ निकल के बाहर आया उसको कहते हैं लावा। अब ये लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होकर के अगर तीव्र ऊंचाई पर गया है तो वो पहाड़ बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा। तीव्र ऊंचाई पे अगर वो गया है तो कौन सी चीज बन जाएगी? पर्वत, ठीक है। और उसकी ढलान अगर एकदम तीव्र है तो इसकी ढलान भी क्या हो जाएगी? तीव्र ढलान हो जाएगी। कम ऊंचाई पर गया है तो वो पहाड़ी वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगर ऐसे स्थान पे ऐसी फैल गया यूं इस तरीके से तो वो आपका पठार बन जाएगा। बात समझ में आई? ओके, अब वापस चैप्टर पे चलो। ओके, सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। सहवनीय धाराओं ने, देखो ये चीज अपन समझेंगे कि गोंडवाना लैंड किस तरीके से बना, अंगारा लैंड किस तरीके से बना, तो ये चीज अपने को नेक्स्ट क्लास के अंदर देखनी है, ठीक है। मैं मैप से बताऊंगा कि गोंडवाना लैंड क्या था, अंगारा लैंड क्या था, किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरीके से ये महाद्वीप वगैरह ये सारी चीजें बनी, ठीक है ना। आगे देखो, भूपटपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार भारत, ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना लैंड भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर भू अभिनीति की अवसादी चट्टान अभिनीति के अवसादी चट्टान तथा वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। गोंडवाना लैंड भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग था जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। तो ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक, फिर अपन इसको एंड करेंगे। देखो, 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूमि यानी समतल भूभाग भारत के उत्तर मैदान के रूप में
विकसित हो गया। तो ये किस तरीके से बना, कैसे बना, इसकी जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ तैतीस सागर था जहाँ आज अपन रह रहे हैं और वो यहाँ से किस तरीके से गायब हो गया। वो सारी चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।